प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसमें आधुनिक काल की विविध काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं कवियों के संक्षिप्त परिचय से संबंधित एक 12 अंकों का प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा में आपकी जो प्रश्न आएगा वो 12 अंकों का आएगा। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने बात की थी आधुनिक काल की विविध परिस्थितियों पर भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियों पर, जो 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का कालखंड भारतेंदु युग था, जिसके संक्षिप्त कवियों का परिचय और काव्यगत प्रवृत्तियों का विस्तार से हमने पढ़ा है। दूसरा जो आधुनिक काव्य धारा का जो कालखंड है वह है द्विवेदी युग, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जिसका नामकरण हुआ 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक, जिसमें द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय और द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से बात की है। इसके बाद में तीसरी काव्य धारा जो आती है वह है छायावाद। छायावाद के प्रमुख कवि और काव्य प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और चौथा कालखंड आपके आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। तो प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि, प्रगतिवाद का उद्भव और विकास, प्रगतिवाद के कवियों का संक्षिप्त परिचय और प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो इन विषयों पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। इन विषयों पर हमने बातें कर ली हैं। अब ये विषय आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक काल की जो विविध काव्य धाराएँ हैं, जिसमें 5वीं काव्य प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, और वह है प्रयोगवाद। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रयोगवाद के बाद में नई कविता का आगमन होता है। प्रयोगवाद का समय 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 यानी 54 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि नई कविता का जो उद्भव होता है वो 1954 ईस्वी से अब तक चलता है। उसके बाद में साठोत्तरी कविता, नवगीत वगैरह कई काव्य धाराएँ हमारे सामने आती है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं वो कवि ही कालांतर में नई कविता के कवि बन जाते हैं, और यही कवि आगे चल कर के साठोत्तरी कविता के कवि भी बनते हैं, अनवरत ये लेखन कार्य जारी रखते हैं। तो प्रयोगवाद की जो काव्य प्रवृत्तियाँ और जो कवि हैं वही नई कविता के कवि और काव्य प्रवृत्तियाँ बन जाती है। तो आपके प्रश्न जब परीक्षा में आता है कि नई कविता के प्रमुख कवियों का परिचय और प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, तो इन प्रयोगवादी कवियों को भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, और प्रयोगवाद की जितनी प्रवृत्तियां हैं आप उनको भी सम्मिलित कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये एक ही है, जिसको आपके परिस्थिति के अनुसार आपको देख कर उसका उत्तर देना है। तो आज हम प्रयोगवाद की 5वीं काव्य प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये 5वीं जो काव्य प्रवृत्ति हैं वो है प्रयोगवाद। इनके प्रमुख कवि और काव्य प्रवृत्तियों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रयोगवादी विषय पर पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी के द्वारा 1943 ईस्वी में संपादित यानी तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन यानी तार सप्तक के प्रकाशन से 1943 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि
नए प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से भी नए प्रयोग किए गए, उपमानों की दृष्टि से भी नए प्रयोग किए गए और शिल्प की दृष्टि से भी नए प्रयोग इन कवियों ने किए हैं। अतः प्रयोगवाद नाम हमें सार्थक जान पड़ता है, क्योंकि भाषा, विषय, शिल्प और उपमानों की दृष्टि से भी नए नए प्रयोग हमारे सामने आए हैं। किंतु अज्ञेय जी ने प्रयोग को एक साधन मानते हुए लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। मध्यम वर्गीय समाज का ह्रासोन्मुखी यानी पतनोन्मुखी जीवन की प्रयोगवादी काव्य में चित्रण हुआ है। यानी एक तरह से पतन, सामाजिक मूल्यों का जो पतन हुआ मध्यम वर्गीय वर्ग के, उनको विषय वस्तु इन प्रयोगवादी कवियों ने बनाया और अपनी कविताओं में इन मध्यम वर्गीय जीवन के पतन होते हुए मूल्यों को चित्रित किया है। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया है। यानी भावुकता, रागात्मक तत्व यानी हृदय पक्ष का ह्रास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और बौद्धिक पक्ष यानी बुद्धि की कोख में बैठ करके इन कवियों ने अपनी कविताओं का लेखन कार्य किया है। बुद्धि का ताना बाना इन्होंने बुना है। जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है, जो आधुनिक युग की प्रमुख विषय वस्तु बनती है। लघु मानव को प्रतिष्ठित करना इस काव्य की एक अनुपम उपलब्धि है, और दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। यानी दमित काम वासना, सेक्स जो चीज़ है, उसका नग्न और यथार्थ चित्रण जो अब तक दबा हुआ था, वो इस काव्य में उभरता है। यानी अश्लील चित्रण की हद तक भी एक काव्य पहुंचा है। और लघु मानव की प्रतिष्ठा का तात्पर्य छोटे से छोटा मानव जिसके ऊपर इनकी दृष्टि गई है, और उनकी जो दमित वासनाएं हैं और उनका नग्न यथार्थ इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। जिसे प्रगतिवाद जो है वो पूंजीपति वर्ग और यानी शोषक और शोषित इन दोनों वर्गों के संघर्ष को वाणी देता है। मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग, सामान्य जो किसान वर्ग हैं, इन सभी पर वो अपनी लेखनी चलाता है। लेकिन यहाँ जो नई कविता या प्रयोगवाद में जब हम देखते हैं तो वो वर्ग वहाँ छूट गया, और मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उनकी कुंठा, पीड़ा, अनास्था, प्रणय, निराशा, हताशा आदि को इस काव्य में अभिव्यक्ति मिलती है। प्रयोगवाद और नई कविता, यहाँ थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेना चाहिए हमें कि प्रयोगवाद और नई कविता में क्या अंतर है। देखिए, प्रयोगवाद और नई कविता, एक सेकेंड, हाँ देखिए, प्रयोगवाद और नई कविता, प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में होता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक की कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है। देखिए, प्रयोगवाद को 1943 से 1953 तक की नई आरंभिक अवस्था कहा जा रहा है, और नई कविता को उसकी विकसित अवस्था कहा जा रहा है। तो यहाँ जो चीज़ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रयोगवादी काव्य की जो विशेषताएं हैं वही नई कविता की विशेषताएं बनती है, कोई हल्का सा उसमें परिवर्तन आ जाता है। और दूसरी ओर प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संकलित हैं, और ये 7 चौक 28 यानी कुल 28 जो कवि प्रयोगवाद में हैं, यही आगे चल कर के नई कविता के कवि बन जाते हैं और उस कालखंड में भी लेखन कार्य आरंभ करते हैं। तो वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए हैं। निष्कर्ष रूप में 1943 से 1953 तक की जो कविता है उसे हम प्रयोगवाद, और 1953 के बाद की जो कविता है उसे हम नई कविता के नाम से अभिहित कर सकते हैं, संज्ञा दे सकते हैं। तो ये नई कविता और प्रयोगवाद में ये सामान्यतः समानता और भिन्नता को हम यहाँ देख रहे हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रयोगवाद जो नाम पड़ा था और प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी कहलाते हैं, और इन्होंने 4
सप्तकों का प्रकाशन किया था। 4 पुस्तक का आकार में 4 पत्रिकाएं निकली थी और इन प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों की उस समय तक जो अप्रकाशित कविताएं थी उनका प्रकाशन इन सप्तकों में किया है। तो देखिए प्रत्येक सप्तक में 7 कवि हैं, 4 सप्तक यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं, कुल 28 कवि हैं। और जब आगे चल कर के आप जब बीएड वगैरह कर लेंगे तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर या स्कूल लेक्चर्स के जब एग्ज़ाम्स देंगे या फिर कॉलेज व्याख्याता के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वहाँ आते हैं कि प्रथम सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित है, या महिला लेखिका किस सप्तक में सम्मिलित की गई है, और या इस तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, या चौथे सप्तक में कौन कौन से कवि सम्मिलित हैं या नहीं हैं। इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो मैं यहाँ आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि इन 4 तार सप्तकों के 28 कवियों को याद रखने का मैंने सूत्र बनाया है। सुविधाजनक दृष्टि से इन 28 कवियों को आप याद रख सकते हैं। तो देखिए तार सप्तक पहला जो है 1943 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसका मैंने एक सूत्र बनाया और वो सूत्र है अभागी रामो प्रणय। इस सूत्र की खासियत ये है कि इस सूत्र में प्रत्येक कवि का जो नाम है उनके प्रथम वर्ण को लेकर के मैंने ये सूत्र यहाँ पर बनाया है। अभागी का तात्पर्य दुर्भाग्यशाली, रामू यानी एक व्यक्ति का नाम हो गया रामू, और प्रणय जैसे मारवाड़ी भाषा में प्रणय या हम कहते हैं प्रणय यानी परण गया। तो अब यहाँ पर है कि दुर्भाग्यशाली रामू का विवाह, इस सूत्र का हम अर्थ ले रहे हैं। दुर्भाग्यशाली रामू का विवाह हो गया, बस इसको आप याद रखोगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा अभागी रामू प्रणय। तो अब देखिए ये जो सूत्र हैं और इन सूत्र में इन कवियों के नाम का प्रथम अक्षर लेकर के सूत्र बना है। तो अ का मतलब है अज्ञेय, यानी पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। भा का तात्पर्य भारत भूषण अग्रवाल दूसरे कवि। तीसरे गी से गिरिजा कुमार माथुर, और रा से राम विलास शर्मा, और मु से मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, और प्रे से प्रभाकर माचवे, और ने से नेमीचंद्र जैन। तो ये 7 कवि आपको फटाफट याद रह सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ऐसे अज्ञेय, भा से भारत भूषण अग्रवाल, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, मु से मुक्तिबोध, प्रे से प्रभाकर माचवे और ने से नेमीचंद्र जैन। कोई भेद नहीं है, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा सूत्र है, मैंने आपके सुविधाजनक दृष्टि से, आपके याद करने की दृष्टि से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और ये नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने PDF नोट्स के रूप में भी प्रस्तुत किए हैं। और आप महाविद्यालय के CCE राज महाविद्यालय के चैनल पर भी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक विषय की, आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से इन वीडियोज को आप शेयर करें, इनको सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, आप इनको पढ़ें। और PDF नोट्स आपके सामने जो हमारी पढ़ाने की जो विषय वस्तु है, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF नोट्स बना करके हम सेंड कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से पढ़ें। और दूसरा सप्तक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं दूसरा सप्तक, और दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 ईस्वी में हुआ। प्रथम सप्तक नाम नहीं पड़ा है, ये ध्यान दें। प्रथम सप्तक को केवल तार सप्तक का नाम दिया गया है। परीक्षा में भी ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो किस नाम से हुआ, उसको केवल तार सप्तक कहते हैं। बाद में जो प्रकाशित हुए थे उसको दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक के नाम से प्रकाशित किए गए थे, इसी नाम से इनको पुकारा जाता है। और ये चारों तार सप्तक मेरे पास हैं पुस्तकाकार रूप में, और इनमें सभी में 7-7 कवियों की कविताओं का संकलन है। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित होता हम बात करने जा रहे हैं, और इसका सूत्र है शहर नभ धस, यानी शहर आकाश में चला गया। शहर यानी नगर, नभ यानी आकाश, धस यानी धस गया, चला गया। तो उस छोटे से सूत्र को आप याद रख सकते हैं। पहला वाला सूत्र था अभागी रामू पढ़ने, दूसरा सूत्र है शहर नभ धस। प्रत्येक कवियों के नाम का प्रथम वर्ण यानी अक्षर का प्रथम वर्ण लेते हुए ये सूत्र बुना गया है। देखिए से शकुंत माथुर जो गिरिजा कुमार माथुर जी की पत्नी है, जो प्रथम तार सप्तक में थे, और है से हरिनारायण व्यास, रे से रघुवीर साय, ने से नरेश मेहता, भे से भवानी प्रसाद मिश्र, और दे से धर्मवीर भारती, और से शमशेर बहादुर सिंह। शे इसके आरंभ और शे अंत में, तो शे से शकुंत माथुर और से शमशेर बहादुर सिंह। तो ये 7 कवि आसानी से इस सूत्र के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। तो 14 कवियों का नाम हमने देख लिया अभी।
तीसरे सप्तक की ओर हम बढ़ते हैं और वह तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसका सूत्र है प्रकी में के कुवेश। प्रकी, देखिए हम बोलचाल की भाषा में अपनी लौकिक बोली में हम बोलते हैं प्रकी बात है ये तो। प्रकी का मतलब पुराने वर्ष की, पिछले समय की, पिछली बात है ये तो। मैं यानी मैं खुद, के कूँ यानी क्या कूँ, विष यानी जो जहरीली है, विष के समान है, यानी पुराने वर्ष की बातें मैं क्या कहूँ जो जहर के समान मुझे कष्ट देती है। तो तीसरा सूत्र भी आपको याद हो जाएगा। पहला सूत्र आपको याद हो गया, अभागी रामू पढ़ने, दुर्भाग्यशाली रामू का विवाह। दूसरा सूत्र है शहर नब्द, शहर आकाश में चला गया। और तीसरा सूत्र आता है प्रकी में के कुवेश, पुरानी बातों को मैं क्या कहूँ जो जहर के समान है। देखिए इस तीसरे सूत्र में जो 7 कवि सम्मिलित हैं, प्र का प्रयाग नारायण त्रिपाठी और की कीर्ति चौधरी, ये महिला लेखिका, और मैं से मदन वात्स्यायन, कैसे केदारनाथ सिंह। देखिए केदारनाथ सिंह अलग है और केदारनाथ अग्रवाल अलग है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवादी। कुशी कुंवर नारायण और वी सी विजयदेव नारायण शाही और से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये 7 कवि आपके सामने आ गए प्रकी में के कुवेश में, ये सूत्र हैं। और अब 7 7 7 यानी 21 कवियों पर आपने चर्चा कर लिए। और चौथा जो तार सप्तक प्रकाशित होता है 1979 में होता है और इसका सूत्र है श्री राम स्वयं नरा असुरा, अर्थात श्री राम स्वयं नर होते हुए भी उन्होंने असुरों यानी रावण और अन्य असुरों को, राक्षसों का वध किया था। तो सूत्र का अर्थ आपके सामने है, श्री राम स्वयं मनुष्य होते हुए भी उन्होंने राक्षसों का वध किया। अब इस सूत्र में देखिए श्री राम, पहला जो नाम है श्री राम शर्मा, पहला कवि। दूसरे हैं स्वे से स्वदेश भारती और नम ने पे अनुस्वार लगा हुआ नंद किशोर आचार्य और रा से राजकुमार कुंभज, ऐसे अवधेश कुमार और सु से सुमन राजे और फिर राजेंद्र कुमार। रा 2 हैं, एक राजकुमार कुंभज और राजेंद्र कुमार। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 7 × 4 यानी 28, 7 चौक 28 कवियों के नामकरण को हमने देखा है। 4 तार सप्तक अज्ञेय के नेतृत्व में ये प्रकाशित हुए थे। पहला जो तार सप्तक था 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979 और चारों तार सप्तकों के 4 सूत्र मैंने इन कवियों को याद करने की दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इन चारों सूत्रों को अच्छी तरह से याद करें हैं और इन 28 कवियों के नामों को भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आपकी ये एक तरह से BA 3rd की कक्षा जो आगे चलकर आप B.Ed करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप फाइट करेंगे तो ये कवि उस समय आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा सूत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है जिससे आप इन 28 कवियों को याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इन 7 चौक 28 कवियों की यानी प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि और इन 28 कवियों का परिचय प्राप्त करने के बाद हम बढ़ते हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवि एवं कृतियाँ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को। इनका जन्म उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला ग्राम कस्या में हुआ था। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, दिनमान, प्रतीक और नव भारत टाइम्स आदि हिंदी पत्रों का संपादन किया। और 4 तार सप्तक जो अभी हमने पढ़े हैं, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979 तथा अंग्रेजी के एवरीमैन्स, साप्ताहिक थॉट एवं त्रैमासिक वॉक पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो है आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह पर 1964 में और 1983 ईस्वी में इनको गोल्ड रीत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके जो काव्य संग्रह हैं, कविता संग्रह है, वो है भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम, ये सन सामने दे रखा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए इनको। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, शरणार्थी, हरिघास पर क्षण भर, बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार,
जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसी संग्रह में असाध्य वीणा जो बहुत चर्चित कविता इनकी वो इसमें संकलित हैं। कितनी नावों में कितनी बार, इस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1978 ईस्वी में। क्योंकि मैं उससे जानता हूँ, ये सभी काव्य संग्रह हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, सागर मुद्रा, पूर्वा, विपथगा, संवत्सर, नवधा, ये संपादित कविता पुस्तक है इनकी। और प्रकृति चित्रण से संबंधित इनकी 2-3 कविताएं बहुत चर्चित है। सूर्यास्त, सुनहरे शेवाल, संध्या संकल्प। इसी तरह से इनके निबंध संग्रह हैं। देखिए, आलवाल, त्रिशंकु, आलवाल, आत्मनेपद, भवंती, लिखी कागद कोरे, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनके चर्चित 3 उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इनके यात्रा वृत्तांत 2 बहुत चर्चित हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और इनकी जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, जिनकी प्रमुख विशेषताएं उभर करके हमारे सामने आती है, और वो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं इनकी, वो है सत्यान्वेषण, सत्य का अन्वेषण, आत्मा अन्वेषण, आत्मा का अन्वेषण यानी खोज, बौद्धिकता, यथार्थ चेतना और शिल्पगत नवीनता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहीं पर इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम प्रयोगवाद के प्रमुख जो कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर से आरंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।